Hello everyone. So in today's lecture also we have to continue with our last topic and that's introduction to the partnership. So जो कल का लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उस प्रोप्राइटरशिप के बाद हमें पार्टनरशिप में क्यों आना पड़ता है। तो उसकी रीजन आपको पता है, क्या पता है? प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कम होता है, उसके कंपेयर में पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा रहता है। फिर स्किल भी पार्टनरशिप में ज्यादा रहते हैं क्योंकि मल्टीपल पर्सन जो है वो बिजनेस चलाते हैं, इसलिए हमेशा प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बेटर रहती है। फिर हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें कम से कम 2 पार्टनर्स रहेंगे या कम से कम 2 पर्सन मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। फिर हमने फीचर्स सीखे, एग्रीमेंट हमें रिटर्न में करना चाहिए। फिर हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखा कि महाराष्ट्र स्टेट में अगर हम लोग बिजनेस चलाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अदर स्टेट्स में हमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। फिर हमने क्या सीखा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अगर आपके असेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज की वैल्यू होगी तो पार्टनर्स को फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो अमाउंट वापस से देनी पड़ेगी। फिर प्रॉपर्टी हम लोग कैसे शेयर करेंगे, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट्स द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आज लोग हम लोग क्या लर्न करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो है वो पार्टनर्स के टाइप्स हमें आज सीखने हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर दैट्स योर एक्टिव पार्टनर। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ योर पार्टनर एंड दैट्स योर एक्टिव पार्टनर। जो एक्टिव पार्टनर, अभी समझ लीजिए कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एक्टिव पार्टनर हम उसे कहेंगे कि जो क्या करेगा, बिजनेस में जो है वो कैपिटल के लिए अमाउंट तो इन्वेस्ट करेगा ही। ओके, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस समय में वो बिजनेस के लिए अमाउंट तो इन्वेस्ट करेगा ही और डे टू डे जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है वो बिजनेस एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। समझ रहे हैं? हु इज द एक्टिव पार्टनर? हमने कहा है आपको जो डेफिनेशन बताया था पार्टनरशिप का, उस कल के डेफिनेशन में क्या बताया था, हु इज द पार्टनर, व्हाट इज द पार्टनरशिप फॉर्म, व्हेन मोर देन 2 पर्सन कम्स टुगेदर एंड फॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड एज द पार्टनरशिप एंड आउट ऑफ दैट ऑल द पार्टनर्स कैन परफॉर्म देयर डे टू डे एक्टिविटीज और द ड्यूटीज और वन ऑफ द पार्टनर कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है। मुझे समझ रहा है कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है कि जो क्या करेगा कि कैपिटल भी देगा और आपकी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है वो बिजनेस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो समझ लीजिए नेक्स्ट जो टाइप है वो पार्टनर का और है स्लीपिंग पार्टनर। द सेकंड टाइप ऑफ पार्टनर दैट्स योर स्लीपिंग पार्टनर। और इस साल फरवरी में जो अपने 12th के एग्जाम हुए उस 12th के एग्जाम में स्लीपिंग पार्टनर रिलेटेड क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो आंसर्स है वो आंसर उसमें रॉन्ग आए हैं। समझ रहे? उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 12th के बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा से ध्यान नहीं देते। समझ रहे? और हमें इस बार 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। समझ रहे? तो समझ लीजिए अभी स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। So who is the sleeping partner? Sleeping partner is the partner who just distribute the amount of capital in the business, but he does not take active part into your day-to-day business activities. समझ रहे हैं? नॉमिनल स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, उसमें पैसा डालेगा। समझ रहे हैं? उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो आपके डे-टू-डे ऑफिस रिलेटेड काम है वो ऑफिस रिलेटेड वर्क में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ रहे हैं? अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें ऑफिस तो खोलना पड़ेगा ना, हमें बिजनेस एक्टिविटी चलानी पड़ेगी। तो एक्टिव पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर क्या करेगा, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। सो एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं। सपोज 2 फ्रेंड्स है, एक कौन है, अजय, ओके, और दूसरा कौन है, विजय। ये दोनों फ्रेंड्स है। समझ रहे हैं? अजय और विजय के दोनों फ्रेंड्स हैं। अभी जो है अजय क्या कर रहा है, अजय प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। अजय क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और उसका जो फ्रेंड है कौन, विजय। तो विजय के दिमाग में एक आइडिया है। क्या आइडिया है कि हमें कौन बिजनेस स्टार्ट करना है। सो अजय क्या बोलेगा विजय को, मैं क्या कर सकता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगेगा, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन लगेगा वो अमाउंट मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटीज है, मतलब अगर तो ऑफिस चलाएगा तो ऑफिस खोलेगा या बिजनेस रिलेटेड जो भी काम करेगा उस काम में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अजय जो है वो 50,000 रुपीज देने के लिए तैयार है। ओके, और विजय भी क्या करेगा, 50,000 रुपीज वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देने वाला है।
लेकिन डिफरेंस क्या है, अजय जो है वो अजय जॉब करता है, समझ रहा है, किसी कंपनी में वो जॉब कर रहा है, इसलिए अजय जो है वो एक्टिवली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो क्या बोल रहा है विजय को, मेरे से भाई ये 50,000 ले और तू अपना बिजनेस संभाल, मतलब विजय क्या कर रहा है, बिजनेस संभाल रहा है, मतलब समझ रहा है। हु इज द एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर वो डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज ही रनिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं, जो कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है और बिजनेस एक्टिविटीज भी चला रहा है। मतलब अभी विजय कौन हुआ, तो विजय हुआ आपका एक्टिव पार्टनर, समझ रहा है। क्यों एक्टिव पार्टनर हुआ, क्योंकि वो पैसा भी डाल रहा है और साइमल्टेनियसली बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अभी बचा कौन, अजय। अभी अजय क्या कर रहा है, अजय क्या बोल रहा है विजय को, सिर्फ मेरे से भाई 50,000 रुपीस लेके जा, इससे आगे मेरे को से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ तेरे को पैसा दे सकता हूँ, मेरा टाइम जो है बिजनेस चलाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। मतलब अजय सिर्फ क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए भी अजय कौन हुआ, तो अजय हुआ आपका स्लीपिंग पार्टनर। समझ रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंस है। एक्टिव पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल भी डालेगा और साइमल्टेनियसली आपके बिजनेस के लिए काम भी करेगा। और स्लीपिंग पार्टनर जो है, स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा, तो स्लीपिंग पार्टनर जस्ट क्या करेगा, अमाउंट देगा आपको कैपिटल की, लेकिन वो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए जो अजय है वो हुआ स्लीपिंग पार्टनर और जो विजय है वो विजय क्या हुआ, एक्टिव पार्टनर। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप लर्न करेंगे पार्टनर्स का, और वो नेक्स्ट टाइप है होता है नॉमिनल पार्टनर। द थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर दैट्स योर नॉमिनल पार्टनर। द थर्ड टाइप ऑफ द पार्टनर दैट्स योर नॉमिनल पार्टनर। अब समझ लीजिए कि हु इज द नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसे भी नहीं लगाता है और बिजनेस में डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, सिर्फ वो नाम के लिए पार्टनर है। समझ रहे हैं, मतलब क्या करता है कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो आपको कैपिटल भी नहीं देगा, मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए वो पैसे भी नहीं देगा और आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में वो काम भी नहीं करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर। समझ रहे हैं, फिर से समझिए, एक्टिव पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्लस कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में क्या करेगा, डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। दूसरा टाइप कौन सा बोला, सो स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा, ये जस्ट आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ कैपिटल देगा लेकिन आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में काम नहीं करेगा। थर्ड पार्टनर कौन सा, नॉमिनल पार्टनर। ये क्या करेगा, तो आपके लिए जो बिजनेस में है वो कैपिटल भी नहीं देगा और आपके जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं लेगा, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। ओके, एग्जांपल लीजिए, सपोज 3 फ्रेंड्स है, ए बी और सी, ये तीनों फ्रेंड्स है। उसमें से क्या किया, ए जो है ए ने क्या किया, बिजनेस रन करने के लिए 1 लाख रुपीस का कैपिटल दिया। ओके, बी ने भी क्या किया, बिजनेस रन करने के लिए 1 लाख रुपीस का कैपिटल दिया, मतलब 1 लाख रुपीस ए ने दिए, 1 लाख रुपीस बी ने दिए। अभी जो बचा हुआ सी है, तो सी क्या कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये सी क्या करता है, कैपिटल भी नहीं देता है और आपके बिजनेस के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन भी नहीं करता, इसलिए हम लोग सी को क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर। सी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर। क्यों नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, क्योंकि वो कैपिटल भी नहीं देता है और साइमल्टेनियसली आपके बिजनेस एक्टिविटीज में डेली काम भी नहीं करता, इसलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर। सो जो नेक्स्ट टाइप है पार्टनर का, और नेक्स्ट टाइप है आपका माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, ओके, ये जो माइनर पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको एक फीचर समझाया था। कौन सा फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो समझ लीजिए माइनर पार्टनर कौन होता है। माइनर पार्टनर वो होता है कि जिसका एज बिलो 18 होता है, समझ रहे हैं, जिसका एज क्या होता है, बिलो 80 होता है, उस पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जिस पार्टनर का एज जो है वो एज क्या होता है, बिलो 18 होता है, उस पार्टनर को हम लोग क्या कहेंगे, सो माइनर पार्टनर। समझ रहा है, मतलब जिसका एज 18 से कम है लेकिन वो बिजनेस में एज अ पार्टनर करके काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर। और हमने कल जो कॉन्सेप्ट सीखी थी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके असेट्स बेचने के बाद, असेट्स तो आपको पता है आपकी प्रॉपर्टीज होती है, और लायबिलिटी जो होती है आपको दूसरों को आपको उससे जो पैसे देने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी। और हमने कल सीखा है अगर हमने असेट्स बेचने के बाद भी जो हमें अमाउंट आ रही है वो अमाउंट हमारे लायबिलिटीज से अगर कम है तो
हम लोग बची हुई लायबिलिटी कैसे पेड करते हैं, मतलब समझ रहे हैं? तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिर से रिपीट कर रहा हूं। सपोज मेरे जो असेट्स है, असेट्स में जो मेरे प्रॉपर्टीज है वो बेचने के बाद अगर मुझे 1 लाख रुपीस मिल रहा है, ओके, और जो मेरे लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज 2 लाख रुपीस है, समझ रहे हैं? मेरी लायबिलिटी कितनी है 2 लाख रुपीस और मेरे असेट्स कितने हैं 1 लाख रुपीस, मतलब मेरे प्रॉपर्टी बेचने के बाद मुझे कितने रुपीस मिलेंगे 1 लाख रुपीस, और मुझे लोगों को दूसरों को कितने पैसे देने, तो मुझे 2 लाख रुपए अगर उन लोगों को दूसरों को अगर देने पड़ेंगे तो मुझे 1 लाख रुपीस क्या होगा शॉर्ट होते हैं। सो ये बचे हुए 1 लाख रुपीस कितने लाने पड़ेंगे, तो पार्टनर जो रहते हैं बिजनेस के वो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो 1 लाख रुपीस लाने पड़ते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन उसे एक पार्टनर एक्सेप्शन है, उसे क्या कहते हैं हम लोग माइनर पार्टनर। जो माइनर पार्टनर होता है वो माइनर पार्टनर जिसका बिलो 18 एज होता है उसे खुद की प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो माइनर पार्टनर है वो कब तक जो है वो खुद से पैसे नहीं लाएगा जब तक उसका एज क्या है 18 से कम है। जब उसका एज 18 से बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली वो माइनर पार्टनर के कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा वापस से उसे भी जो है वो लायबिलिटीज देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? सो वेरी सिंपली आप याद रखिए हु इज द नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर हम उस पार्टनर को कहेंगे कि जिसका एज जो है वो एज क्या है 18 ईयर से कम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर दैट्स योर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ओके। सो नाउ समझ लीजिए पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या टाइप होता है। ये जो पार्टनर होता है जो प्रॉफिट्स ओनली की कैटेगरी में आता है वो पार्टनर क्या करता है, वो जो है वो आपकी डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, मतलब आपके जो बिजनेस का डेली वर्क है उसको डेली वर्क में भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है। ये जो पार्टनर होता है वो वापस से क्या करता है आपकी जो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें होते हैं वो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें में भी वो पार्टिसिपेशन नहीं करता है, और अगर आपके बिजनेस को कुछ लॉस भी हुआ तो उस लॉस का भी इस पार्टनर को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, उसका सिर्फ रोल एक ही होता है, अगर आपको जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स में उसको जितना प्रोपोर्शन है उतना प्रोपोर्शन मिलेगा, समझ रहे हैं? मतलब अगर आपका बिजनेस चला रहे हो और अगर इस साल आपको प्रॉफिट हुआ, ओके, इस साल आपको सपोज 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ तो इस 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट में उसको जितना शेयर होगा, ओके, जितना उसको आपके जो पार्टनरशिप डीड में आपके एग्रीमेंट में आपने तय किया रहेगा कि उसको बाबा कितना परसेंट मिलेगा। मतलब सपोज अगर आपका ये जो पार्टनर है और आपके पार्टनर को ये तय हुआ है कि उसे कितना मिलेगा, तो जितना भी प्रॉफिट्स होगा उसके 10% मिलेंगे। तो जो पार्टनर बाय प्रॉफिट्स एंड ओनली इस कैटेगरी में आते हैं उस पार्टनर को सिर्फ 1 लाख के 10%, सो 1 लाख के 10% कितने हुए, सो ₹10,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हैं? उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट में डिसीजन नहीं लेगा। अगर आपके बिजनेस को लॉस हुआ, अपोजिट सिचुएशन समझ लीजिए, अगर आपके बिजनेस को अभी 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ तो लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? जो लॉस होगा तो लॉस का उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसे सिर्फ क्या होगा, तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में उसको शेयर्स मिलेंगे, उसके अलावा वो आपके लॉस में जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, लॉस का उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स। ओके, एंड द लास्ट type of your partner that is partner by stock, partner by stock। अभी समझ लीजिए ये पार्टनर बाय स्टॉपर क्या कॉन्सेप्ट है। अभी पार्टनर बाय स्टॉपर वो पार्टनर होता है कि जो बिजनेस में कुछ भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए वो बिजनेस में पैसे नहीं डालेगा, उसके बाद जो बिजनेस के आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें वो पार्टिसिपेशन भी नहीं रहेगा, आपके बिजनेस की जो मैनेजमेंट की टीम रहेगी, जो आपके बिजनेसमैन के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिसीजंस रहेंगे वो उस डिसीजन में भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। मतलब जो पार्टनर बाय स्टॉपर होता है वो एक्चुअली आपके बिजनेस का पार्टनर होता ही नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर बना रहता है, समझ रहे हैं? वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं देगा, वो आपके एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में भी कुछ काम नहीं करेगा, मतलब सिर्फ वो नाम के लिए पार्टनर बना रहता है, समझ रहे हैं? उसको पार्टनरशिप से कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपर। समझ रहे? फिर से एक बार समझ लीजिए, एक्टिव पार्टनर कौन होगा, जो कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करेगा, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में काम करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर किसे कहेंगे कि जो सिर्फ कैपिटल देगा, मतलब बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ वो पैसे देगा, लेकिन आपके डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड टाइप कौन सा हुआ, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब जो होता है जो कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करता है, ओके, और बिजनेस के एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेशन भी नहीं लेते है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर। फिर कौन सा पार्टनर बोला, माइनर पार्टनर। जो पार्टनर जिसका एज 18 से कम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर पार्टनर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन सा है चीज, वो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या होता है, सिर्फ जो आपको बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा उसमें से सिर्फ उसे प्रोपोर्शन मिलेगा, वो लॉस के लिए रिस्पांसिबल नहीं रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। और जो नेक्स्ट टाइप है वो पार्टनर बाय एस्टॉपल, मतलब वो एक्चुअली पार्टनर ही नहीं रहता, सिर्फ नाम के लिए वो पार्टनरशिप में काम करता है, समझ रहा है। मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपका कैपिटल भी आपको नहीं देगा, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल। ओके, सो एक जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के 6 टाइप्स है। अभी जो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्न करनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल डीड। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, सॉरी इट्स नॉट अ कैपिटल डील, दिस इज अ पार्टनरशिप डीड, वो कॉन्सेप्ट हमें लर्न करना है। सो अभी आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके बिजनेस रिलेटेड जो सब चीजें हैं, आपके बिजनेस रिलेटेड जो आप प्रोविजंस वगैरह करोगे वो सब चीजें इस पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम लास्ट लेक्चर में ही बोला था, आप जब पार्टनरशिप, आप जब प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस चलाते हो, समझ रहा है, जब आप प्रोप्राइटरशिप के अंडर बिजनेस चलाते हो तो उस केस में, उस टाइम में आप आपके हिसाब से बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज चला सकते हो। लेकिन जब आप बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर चलाएंगे, जब आप पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो फिर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको बिजनेस चलाना पड़ेगा, समझ रहा है। अगर आप अकेले इंसान हो, प्रोप्राइटरशिप के अंडर बिजनेस चलाते हो, तो आप आपके माइंड के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से बिजनेस चलाते हो। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो आपको जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और 1932 के अंदर जो प्रोविजंस आपके लिए बनाए दिए हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी। So first understand what is the meaning of this word deed. Deed means what? Deed means nothing but is a contract. Okay, deed means what? Is nothing but your business contract. मतलब आप जब पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा पर्सन्स मिलके आप जो पार्टनरशिप फॉर्म चलाओगे, आप पार्टनरशिप रन करोगे, उस समय में आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, समझ रहा है। मतलब आप जो बिजनेस चलाओगे, मतलब पार्टनरशिप डीड में आपको क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस तरह से बिजनेस चलाएंगे, हम किस कैटेगरी का बिजनेस चलाने वाले हैं, हमें आगे आने वाले होंगे जो प्रॉफिट्स और लॉसेस है बिजनेस में वो हम किस हिसाब से शेयर करेंगे। ओके, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है या नहीं लेना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें लेना है या नहीं लेना है, इस हिसाब से सब चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में करनी होती है। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिलेटेड जो प्रोविजंस आपको बनाए दिए गए, अगर आपको उस प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने होंगे तो आपको वो सब सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है, जो आपने वो पार्टनरशिप डीड जो है, वो पार्टनरशिप डीड जो आपने जो बनाई हुई है, अगर उसमें आपने कोई भी प्रोविजंस नहीं किए तो फिर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिलेटेड जो प्रोविजंस है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस दी हुई है वो आपको फिर फॉलो करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो लॉज है, जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो आपको एक्सेप्टेड नहीं है, समझ रहे हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं, उसमें चेंजेस करने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। ओके, एग्जांपल देता हूं तो फिर आपको पता चलेगा पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंट क्या होता है। सपोज अभी हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे, समझ रहे, प्रैक्टिकली हम लोग सोचेंगे। सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, एक है अमित, ओके, जो दूसरा फ्रेंड है
वो दूसरा फ्रेंड है अमोल, ओके, और जो तीसरा फ्रेंड है वो तीसरा फ्रेंड है उनका सुमित। ओके, सीधी बात, अमित है, अमोल है और दूसरा फ्रेंड क्या है उनका सुमित है। अब इस सब उन्होंने बिजनेस चलाना है और बिजनेस चलाने के लिए अमित ने क्या किया, तो अमित ने 1 लाख रुपीस दिया कैपिटल, समझ रहा है? मतलब आपके बिजनेस में जो अमित है उसने कितने पैसे डाले, तो 1 लाख रुपीस उसने उसमें डाले। जो अमोल है उसने कितने रुपीस डाले, 50,000 रुपीस। ओके, अमोल ने कितने रुपीस डाले, 50,000 रुपीस। और जो सुमित है वो सुमित ने कितने रुपीस दिए, 30,000 रुपीस। समझ रहा है? मतलब आपका बिजनेस चलाने के लिए जो अमित है, अमित ने कितने रुपीस दिए, 1 लाख रुपीस दिए। अमोल जो है अमोल ने कितने रुपीस दिए, 50,000 रुपीस दिए। और जो सुमित है वो सुमित ने क्या किए, 30,000 रुपीस दिए। अभी आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप तीनों फ्रेंड्स थे, आपको खुद इस एग्जांपल में डाल के देखिए कि आप तीनों पर्सन से, मतलब जो अमित है, अमोल है, सुमित है, आप तीनों फ्रेंड्स हो, आप क्लासमेट हो। ओके, आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप एक साथ पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन होगी, अगर अमित बोलेगा, जब हम लोग प्रैक्टिकली अगर सपोज हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अमित क्या बोलेगा, तो अमित डेफिनेटली क्या बोलेगा कि मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो मुझे डेफिनेटली क्या चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो अमोल है वो अमोल क्या बोलेगा कि मैंने अमित से थोड़ा सा कम कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो मुझे जो है जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट अमित से कम लेकिन सुमित से ज्यादा मिलना चाहिए। और जो सुमित है वो क्या बोलेगा, अगर मैंने कैपिटल सबसे कम इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट सबसे कम होगा, मिलना चाहिए। ये सब रिलेटेड है। मतलब अगर हम लोग उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 10:5:3। मतलब जो कैपिटल होगा हम लोग 10:0 को 0 कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहा है? तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 10:5:3। मतलब जितने आपको प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स के टोटल हम लोग कितने पार्ट्स करेंगे, सो 10 + 5 15, 15 + 3 18। मतलब आपको जितने प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के हम लोग कितने हिस्से करेंगे, 18 हिस्से करेंगे, समझ रहे हैं? उसके कितने शेयर्स करेंगे हम लोग, 18 पार्ट्स करेंगे। और उस 18 में से 10 पार्ट्स किसको जाएंगे, अमित को जाएंगे। उसमें से 5 पार्ट्स किसको जाएंगे, अमोल को जाएंगे। और बचे हुए 3 पार्ट्स किसको जाएंगे, सुमित को जाएंगे। लेकिन कब, अगर आपने ऐसी प्रोविजन ये पार्टनरशिप डील में की रही होगी तब। अगर आपने, अभी मैं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स और रेगुलेशंस बता रहा हूं इस प्रॉफिट शेयरिंग के रिलेटेड। हमें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये बताता है कि जो पार्टनर्स बिजनेस चलाएंगे उन्हें प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। समझ रहा है? हमें एक्ट क्या बता रहा है, मतलब अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अमित ने 1 लाख रुपए सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया तो अमित को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अमोल ने 50,000 किया तो उसको अमित से कम मिलेगा और सुमित को सबसे कम मिलेगा। ऐसा जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको नहीं बताता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्या बताता है कि आप ये मत सोचो कि कितने पार्टनर्स ने कितने रुपीस इन्वेस्ट किए, जिस पार्टनर ने कितने भी पैसे इन्वेस्ट किए रहेंगे सबको जो प्रॉफिट है वो इक्वली मिलेगा। समझ रहा है? ये कौन बताता है आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मगर अगर आपको इस एक्ट में इस प्रोविजन में चेंज करनी पड़ेगी तो ये सब चीजें हमें पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। समझ रहा है? मतलब अगर अमित ने, अमोल ने और सुमित ने जब पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के समय अगर पार्टनरशिप डीड में ये बताया रहेगा कि हम आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट्स और लॉसेस हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी आप इस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं बताई होगी, समझ रहे हैं, मगर आपके पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई होगी तो फिर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? आपको जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड क्या कर रहा है, तो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। मतलब आपको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं हो कर रहा है कि आपको सब के सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कब फॉलो करने पड़ेंगे, जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा। साइलेंट रहेगा मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो फिर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसे कुछ प्रोविजंस बताई रहेगी तो फिर आप पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बिजनेस चलाएंगे।
समझ रहा है? पार्टनरशिप डीड को काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपके बिजनेस रिलेटेड जो आपके बिजनेस है, वो बिजनेस को स्पेसिफिक वे देता है, आप उस हिसाब से चलाएंगे। और अगर आप पार्टनरशिप चालू करोगे और उसमें अगर आप पार्टनरशिप डीड नाम की कोई चीज करोगे ही नहीं, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तो फिर आपको स्ट्रिक्टली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप रिलेटेड कौन से प्रोविजंस बना के रखे। ओके, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप के रिलेटेड कौन से प्रोविजंस करके रखे हैं। कौन सा एक्ट हम लोग देखेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। जो फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने सीखा है वही वापस से आपको रिपीट करूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहा था वो वही पॉइंट है। क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या बोलता है कि हमें जो प्रॉफिट और लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, सो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? इक्वली। समझ रहे हैं? मतलब आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहा है कि जब हम लोग हमारे पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हुआ है और जो लॉसेस हुआ है वो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस समय में हम लोग ये नहीं सोच सकते कि कितने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। हमें क्या करना पड़ेगा? सभी जो पार्टनर्स है और सभी पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करके जो है वो प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो आपके पार्टनरशिप डीड में उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। समझ रहे? अभी जो मैंने पॉइंट किया था वो एक पॉइंट है। आपको क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको बताता है, क्या बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि जो भी प्रॉफिट्स है और जो भी लॉसेस है वो पार्टनर्स के बीच में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर चाहे तो आप पार्टनरशिप डीड में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जो सेकेंड टैब है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। अभी आपको 11th में एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी, आपने लर्न की है नहीं की है मुझे पता नहीं, फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी। अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताती है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताती है कि आपका जो बिजनेस यूनिट है, मतलब जो आप बिजनेस चला रहे हो और जो ओनर ऑफ द बिजनेस है वो टोटली डिफरेंट थिंग्स है। समझ रहे हैं? मतलब आपका बिजनेस यूनिट सेपरेट रहता है और जो प्रोप्राइटर होता है और जो ओनर होता है बिजनेस का वो सेपरेटली रहता है। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये मीनिंग होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपका ओनर है या जो बिजनेस पर्सन है या आपके जो पार्टनर्स है उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए वो कैपिटल के ऊपर जो बिजनेस है वो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? तो बिजनेस को उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि आपके पार्टनरशिप फर्म में जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर पार्टनरशिप को ये जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मतलब सपोज अगर ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर्स है, सपोज राज एंड दीप, ये दो पार्टनर्स है। अगर राज ने 50,000 इन्वेस्ट किए और दीप ने 50,000 इन्वेस्ट किए और अगर इन्वेस्ट किए तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि जो राज ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए या दीप ने जो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए एज अ कैपिटल करके, तो उसके ऊपर हमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। ये कौन बताता है हमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर 11th के फाइनल अकाउंट में लर्न की हुई है। अगर आपको लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स में ये सब चीजें नहीं समझ में आई होगी तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं फाइनल अकाउंट, तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? आपने जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जब हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्या बताता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये बताता है कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसके ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म है उससे पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देना है।
ये कौन बताता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर राज और दीप, मैंने क्या बोला, एक्ट क्या आपको बता रहा है, लॉ आपको क्या बता रहा है कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इन्हें इंटरेस्ट चाहिए तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में उस तरह से प्रोविजंस बनानी पड़ेगी। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन किसके रिलेटेड है, तो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, सो ऑल ऑफ यू आई थिंक फैमिलियर विद दिस कांसेप्ट ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की कांसेप्ट हम ने लास्ट ईयर में पढ़ी हुई है। हम लोग ड्राइंग्स किसे कहते हैं, बिजनेस में से अगर कोई भी चीज जो प्रोप्राइटर होता है या पार्टनर होता है अगर वो पर्सनली यूज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब जो पार्टनर है उसने क्या किया, हमने टोटल जो बिजनेस के लिए सपोज हमने 50 चेयर्स परचेस किए और अगर 50 चेयर्स में से 10 चेयर्स कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर यूज करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। ओके, अगर किसी भी पार्टनर ने अपने जो बिजनेस में से जो पैसा है अगर उस पैसे से उसके बच्चे की, उसके सन की या डॉटर की कॉलेज की फीस पे की तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। ये हम सब चीजें 11th में पढ़ चुके हुए। समझ रहे, ड्राइंग्स मींस क्या, इफ एनी अमाउंट एनीथिंग इफ विड्रॉल बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ड्राइंग्स। जैसे पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या बोलेगी, जो आप पार्टनर जो बिजनेस में से पैसा जो आप ले रहे हो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट ऑन राइट्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमें जो ड्राइंग्स के ऊपर है वो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। समझ रहे हैं, जो ड्राइंग्स कोई भी अमाउंट पार्टनर ने अगर विड्रॉ की होगी तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ये कौन बता रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड कोई प्रोविजन बनानी पड़ेगी, अगर आपको उस ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लेनी होगी तो फिर आपको आपके पार्टनरशिप डीड में उस तरह से आप चेंजेस करके प्रोविजन बना सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक रूल है, वो रूल ऐसा है, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड अगर सिर्फ अमाउंट की पता है और अगर टाइम पीरियड पता नहीं है, मतलब सपोज जो पार्टनर है एक अजय, उस अजय ने सपोज बिजनेस में से 20,000 रुपीस जो है वो 20,000 रुपीस विड्रॉ की है, मतलब हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन पता है। क्या इंफॉर्मेशन पता है कि अजय ने क्या किया है, तो अजय ने बिजनेस में से जो है वो अजय ने बिजनेस में से 20,000 रुपीस जो है वो 20,000 रुपीस अजय ने बिजनेस में से विड्रॉ किया है। ओके, लेकिन हमें डेट पता नहीं, मतलब हमें ये पता नहीं है कि अजय ने 20,000 रुपीस कब लिए, अजय ने 20,000 रुपीस कब तक यूज किए, इस रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स के वजह से अगर कोई भी पार्टनर ने अगर इन ड्राइंग्स के लिए कोई भी अमाउंट ले ली और अगर हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसे हमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट हमें 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, जो रेट रहेगा आप डिसाइड करोगे 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह रहेगा, वो रेट आप डिसाइड करोगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है तो सिर्फ हमें 6 मंथ्स के लिए जो है वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ओके, मतलब अभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो सकता है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और अगर इसमें अगर ऐसा डिसाइड हुआ कि ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर तो आपको पता है ए जो क्या करेगा वो बिजनेस रिलेटेड सब काम करेगा, और बी जो है और सी है वो स्लीपिंग पार्टनर्स है, उन्होंने सिर्फ कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है। तो अभी ये बात हो सकती है कि ए क्या बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, बिजनेस में चला रहा हूँ, बिजनेस के लिए दिन भर ऑफिस में बैठ रहा हूँ, समझ रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड सब काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी या कमीशन मिलना चाहिए। समझ रहे हैं, बिजनेस में से मुझे सैलरी या कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि कोई भी पार्टनर या कोई भी एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है उसे बिजनेस में से सैलरी या कमीशन नहीं देनी चाहिए। ये हमें कौन बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर आपको जो है जो एक्टिव पार्टनर रहेगा या कोई भी पार्टनर रहेगा अगर उसको सैलरी या कमीशन अगर बिजनेस से चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पार्टनरशिप डीड में उस रिलेटेड प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं,
सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर रिलेटेड हमें सेपरेटली एक टॉपिक है, उसमें हम लोग सब डिटेल में चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर मींस क्या होता है? आप जो बिजनेस में हो, बिजनेस में एक्स्ट्रा पार्टनर ऐड कर रहे हो। मतलब सपोज जो है ए और बी जो बिजनेस चला रहे हैं, और अगर अभी उन्हें क्या करना है, सी करके जो नया पार्टनर है उसे पार्टनरशिप फॉर्म में हमें ऐड करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो उसके रिलेटेड प्रोविजन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो क्या प्रोविजन है? हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर करके तभी ऐड कर सकते हैं जब तक ए और बी की परमिशन हो। मगर जो मतलब अगर हमें सी को नया पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड करना है तो ए और बी दोनों की उसके लिए क्या चाहिए? हमें परमिशन चाहिए। अगर ए और बी की परमिशन रहेगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? सी जो है तो सी को एक्स्ट्रा पार्टनर करके बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन इस रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, अगर कोई भी पार्टनर है, उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई भी अगर चीज जो है, मतलब कोई भी पैसा अगर लोन करके दिया रहेगा तो उसे हमें इंटरेस्ट कैसे चलाना है? मतलब अभी एग्जांपल लेंगे, सपोज ए और बी ये दोनों पार्टनर्स है, और अभी क्या हुआ, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो बैंक से लोन लेने के बजाय बिजनेस ने क्या किया, जो ए है वो ए से क्या किया, ₹1 लाख उधार पे लिए। ₹1 लाख उधार पे लिए मतलब क्या किए, मिस्टर ए से बिजनेस ने क्या किए, ₹1 लाख का लोन लिया है। अभी हमें तो पता है अगर हम लोग लोन लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्या बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये बताता है अगर किसी भी पार्टनर से अगर हमने लोन ली है तो उसके ऊपर हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम। समझ रहे हैं? ये पर एनम का मीनिंग क्या होता है, पर ईयर। समझ रहे हैं? मतलब अगर हमने ए से 1 लाख रुपीस अगर इंटरेस्ट लिया है, सॉरी अगर हमने लोन लिया है तो उसके ऊपर हमें हर साल 6% के क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना है या कम इंटरेस्ट देना है तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है, लेकिन आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि ये रूल्स फॉलो करना आपको कंपलसरी नहीं है। कब कंपलसरी नहीं है, जब आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे, अगर उसमें आपने रूल्स एंड रेगुलेशन अगर सेट किए तो फिर आपको ये जो चीजें है वो फॉलो करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा, साइलेंट का मतलब अगर उसमें अगर आपने कोई भी प्रोविजंस नहीं की रहेगी तो फिर आपको जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो है वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे।